हेलो स्टूडेंट। तो आज का आप थंबनेल देख के तो पता चल ही गया हो कि आज किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो आप टॉपिक के साथ साथ जो चैप्टर बोल सकते हैं वो क्लास 12 का जो चैप्टर है। ठीक है। अब क्लास 12 का जो ये इंटीग्रल चैप्टर है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लास 12 के इंटीग्रल चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि 7.1 में क्या बोलता है कि हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड होता है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में है sin 2x दिया हुआ है। अब sin 2x, ये जो sin 2x है आप यहाँ पे देखिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d/dx दिख रहा है आपको, और cos 2x। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, -2sin 2x। यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि sin 2x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम ज़्यादा कुछ हम करेंगे नहीं, बस -2sin 2x इक्वल टू d/dx दिख रहा है, और cos 2x ये यहाँ पे हमको sin 2x का वैल्यू चाहिए। तो लिख सकते हैं माइनस, ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, और d/dx cos 2x। क्लियर है। तो ये जो मेरा sin 2x का जो भी मेरा वैल्यू निकला, ये मेरा इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें ये देखना होता है कि ये जो cos 3x वो आया कहाँ से था। ठीक है, क्या करने पे वो आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा हम डेरिवेटिव्स का वैल्यू लेंगे जो हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करने पे वो मेरा मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए कि cos 3x है। अब यहाँ पे देखिए sin 3x को हम लिए। अब हम क्या किए, इसको हम डिफ्रेंशिएट किए और ये मेरा वैल्यू आया। ठीक है, क्या आया मेरा डिफ्रेंशिएट का वैल्यू, 3cos 3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है 3cos 3x, इसका वैल्यू ये इंटू में, तो हम क्या करें, डिवाइड में ले जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इंटू में आ गया तो डिवाइड में आएगा ही आएगा। तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, cos 3x इज इक्वल टू 1/3 d/dx, और ये हो गया sin 3x। जब ये मेरा फाइंड हो गया तो ये दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d/dx 3 sin 3x, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बोला कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन e2x, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको कैसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, d/dx हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, e2x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो x के आगे जो रहता है वो आगे आ जाता है, e2x दिख रहा है। अब हमें क्या निकालना है, e2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 dy/dx e2x यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, d/dx, और यहाँ पे क्या है, 1/2 e2x। तो ये मेरा इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, बोला गया है कि ax प्लस बी का पावर क्या है, स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, दिख रहा है। अब इसको हमको क्या निकालना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो हम ऐसा क्या लेंगे, तो इसी को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, पावर 3 है, dx डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3a x प्लस बी। देखिए अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो ये आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो ये आपको एकदम क्लियर है कि ये चीज़ आपको होगा, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वन ये इंटू में तो फिर से डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये डिवाइड करने का मतलब ये नीचे आ जा रहा है।
तो लिख सकते हैं dy dx ax प्लस बी का क्यूब। देखिए जो यहाँ लिख रहे हो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, dy dx और इसको आप अंदर में लिखिए 3a 1/3a और ax प्लस बी, ठीक है, का पावर 3। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे समझें कि इसका ये एंटी डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि d/dx -1/2 cos 2x -4/3 e 3x, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा -1/2 दिख रहा है। कॉस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू 2, ये आएगा ना, तो -4/3 इंटू 3e3x, ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसको ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा साइन 2x माइनस ये 3 और 3 कट गया, क्या बच गया 4e3x। देखिए यही चीज़ यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आप इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। इसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, आपको इसमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 4e3x + 1 इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। इसमें से क्या है कि इंटीग्रेशन 4e3x + 1 ये तो है। यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन अलग अलग करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 4e3x + 1 ये दिया हुआ है dx, इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन 4e3x dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx दिख रहा है। अब इसमें से क्या हो गया कि 4 को बाहर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन e3x dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx दिख रहा है। अब आप इसका इंटीग्रेट कीजिए 4। अब ये क्या होता है इंटीग्रेशन में, इसका जो ये x के आगे जो रहता है वो नीचे आता है, क्या जाएगा e3x/3 प्लस इसका क्या हो जाएगा x + c। देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में e का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या कोई भी e का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो x का आगे तो वो आगे आता है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में वही चीज़ क्या जाता है, नीचे आ जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, वरना हर टाइम क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आ गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेशन में क्या, इसमें क्या प्रोसेस, इसमें भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करें, इंटीग्रेशन एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है, देखिए x² बाय क्या आ जाएगा, -x² बाय x², यही ना आएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने पे dx। अब हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं फिर भी सही है, चलिए ठीक। फिर से देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये दिख रहा है कि इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx दिया हुआ है। अब इसको हम इसी से मल्टीप्लाई किए, जब हम इसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या आ गया x² और यहाँ पे क्या आ गया x²/x। मतलब कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन x² और 1 - 1/x² ये दिया हुआ है और dx। जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन x² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया था x²/x² आया इंटू dx। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई दी करिए क्या बच गया, इंटीग्रेशन x² - 1 दिख रहा है। यही चीज़ यहाँ पे
यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट। जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा, क्या होता है इंटीग्रेशन, फॉर्मूला एक्स का पावर एन का डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, यही ना होता है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एन प्लस वन मतलब टू प्लस वन मतलब थ्री हो जाएगा, और नीचे भी थ्री, माइनस यहाँ वन का इंटीग्रेशन क्या, एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेट करेंगे या सबको अलग अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो ए को बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर लिखें, डी एक्स अलग अलग कर रहे हैं, फिर बी को बाहर किए, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स प्लस सी को बाहर के फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे इस फॉर्मूला के अनुसार। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई थ्री, तो यहाँ पे क्या है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे वन है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको आप एक साथ में लिख सकते हैं कि ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी एक्स प्लस सी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, क्या है, इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, फिर से टू को हम बाहर कर देंगे और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और ई एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, बाकी टू का टू लिखेंगे, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप एक साथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 20% बुद्धि को यूज़ करना है आपको, कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है, माइनस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे सिर्फ माइनस लग, ठीक है, ये माइनस का फॉर्मूला हो गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करना, ए का स्क्वायर क्या है भाई मेरा, ए का स्क्वायर क्या है, ए है हमारा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू, ए है हमारा रूट एक्स इंटू बी है हमारा वन बाय रूट एक्स और प्लस वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर। ये तो देखिए कॉमन सा चीज़ है, ये आप जान रहे हैं, एक्स माइनस टू ये कट जाएगा, माइनस सॉरी प्लस वन बाय एक्स ये आएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। यही चीज़ ये यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है, यही चीज़ लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो आप सीख चुके हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे डी एक्स नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ डी एक्स नहीं है, अलग अलग आप इंटीग्रेट कीजिएगा। जैसे एक्स डी एक्स हो गया, वन बाय एक्स डी एक्स हो गया, और टू है बाहर निकालते वन डी एक्स बच गया। तो एक्स का क्या होगा हमारा, एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू, और इंटीग्रेशन वन बाय एक्स का क्या होता है हमारा, डी एक्स का होता है हमारा लॉग, क्या होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स लिख सकते हैं। और टू इंटू एक्स वन डी एक्स का क्या होगा, टू एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सबको हम अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग। देखिए कैसे अलग करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ तो दिया हुआ है, ई कैसे आया वो समझते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर सबको दे दे, तीनों को हम बांट दे रहे हैं, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिख रहा है। अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ से कट खत्म हो गया, तो क्या बच गया हमारा, एक्स प्लस फाइव माइनस ये एक्स से ऊपर चल जाएगा, एक्स का पावर माइनस टू, दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा डी एक्स। यही चीज़ हमारे यहाँ है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, फाइव कॉन्स्टेंट बाहर कर देती है, वन डी एक्स का क्या होगा, एक्स हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन एक्स एक्स दिख रहा है, इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन का क्या होता था, एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन
प्लस सी, यही लिखते थे इंटीग्रेशन में। और तो दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं हमारा, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ तो माइनस है, अब जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा, दिख रहा है ना। तो इसी हिसाब से हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स का पावर -2 क्या होगा, एक्स -2 + 1 अब है -2 + 1 प्लस सी। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, एक्स का पावर -1 और -1, तो कितना हो जाएगा 1 - x/x, ये आया। तो ये नीचे आ गया और इंटू में 4 में 4 था तो माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस हो गया, 4/x + c। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हर एक वीडियो में एक एक एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे इंटीग्रल्स का, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम 110% गारंटी का समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करना है कि इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4/√x ये दिया हुआ है। अब हम क्या करें, जिस तरह यहाँ पे किए क्वेश्चन नंबर 11 में कि x² सब जगह बांट दिए तीनों में, यहाँ भी हम क्या करेंगे कि x√x को हम क्या करेंगे, बांट देंगे तीनों में। जब बांट देंगे तीनों में तो आप तो सीख ही गए हो, जब ऊपर ले जाने पर जब उसको सॉल्व करें तो ये हमारा टर्म देगा, आप इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दिमाग में, पर आपको ये है कि इतना है कि अगर 20% अगर आप सॉल्व बुद्धि लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, तो ये क्या हो कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका सॉल्व है, आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्यूशन है यहाँ पे। आप देख के समझ के कैसे इसको फाइंड करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम बता ही रहे हैं, पर ये आपको इसी जैसा है, ये आपको करना होगा। ये हम यहीं तक हम छोड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x³ - x² + x - 1/x - 1 × dx दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एकदम एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। बोला है कि इंटीग्रेशन x³ - x² + x + 1। अब आप तो सोचिएगा भाई हम क्या, ये क्वेश्चन कैसा आ गया, ऐसा तो हम देखे नहीं है कभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम अगर ऊपर ला सका फैक्टर का एक थोड़ा सा नियम लगाएं कि यहाँ से x² बाहर निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा, x - 1, ठीक है, x - 1। सर यहाँ एक जगह मिस्टेक है कि हम क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक किए, यहाँ पे यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बाकी सही सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, +1 बाहर निकालते तो क्या बच जाएगा, x - 1 और x - 1। देखिए फैक्टर करना आपको आता है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x² + 1 और इसमें लिख सकते हैं x - 1/x + 1, मतलब सॉरी x - 1, ये कटेगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, x² + 1 बचेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे, देखिए ऐसे भी इंटीग्रेशन ऐसे हम उसको फैक्टर किए। अब हम मेरा क्या काम है कि अब जब ये हो जाने के बाद हमको क्या करना है कि इंटीग्रेट को अलग अलग करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग करना है, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो आपको पता है, तो इंटीग्रेशन x² dx का क्या हो जाएगा, x³/3 और 1 dx का क्या हो जाएगा, x + c, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। अब हम क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √x हो गया, और देखिए x और √x को जब हम मल्टीप्लाई तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है आपका x⁻1 × x⁻1/2। अब जो करें तो x⁻3/2 आएगा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ कोई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा चीज़ 6 क्लास का आप पढ़े थे ना कि a⁻m × a⁻n, तो क्या होता है a⁻m+n, बस ये 6-7 क्लास का ही कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा फार्मूला है, नहीं प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे n+1 वाला। इंटीग्रेशन x⁻n क्या होता है, n+1 और नीचे में क्या आ जाता है n+1, दिख रहा है ना। तो ये आप यहाँ पे कंसेप्ट लगा हुआ है। आज जब आप ये क्या है कि ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, x⁻3/2 है और यहाँ पे 3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं ना, ऊपर में 2 नीचे 3, x⁻3/2। उस तरह 5 वाला भी है। तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके लिए है, एकदम वही कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अलग अलग करके फिर इंटीग्रेट करना है, ये आपके लिए है। आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है कि आप जान ही रहे हैं कि जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको बाहर कर देंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2 को बाहर किए एक्स डी एक्स हो गया, और 3 को बाहर किए कॉस एक्स डी एक्स हो गया, और एक्सपोनेंस का वही रहने दिए हैं। जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या है -3, कॉस का क्या था माइनस साइन, सॉरी कॉस का हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉस का साइन एक्स हो गया, और प्लस ई एक्स प्लस सी, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं, और क्या करते हैं उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का कॉस, सॉरी साइन का माइनस कॉस हो गया, ठीक है। अब बाकी जो टर्म है वही हम टर्म लिखे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात इस कंसेप्ट समझने के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि 5 ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये क्या है एक्स 3/2 प्लस सी, तो क्या है 5 2 10 हो गया, बाई 3 आ गया, क्या आ रहा है, और एक्स का पावर 3/2। ये कोई बहुत बड़े कंसेप्ट नहीं थी, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो तहाँ तहाँ हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी तो सोल्यूशन यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब आपको ये बोलेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। यहाँ देखिए सेक एक्स, और यहाँ सेक एक्स प्लस 10x दिया हुआ, ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स 10x। अब हमको ये पता है इंटीग्रेशन में कि सेक अलग अलग जब इंटीग्रेट किए, मतलब इंटीग्रेशन करना शुरू किए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इसका होता है, तो फॉर्मूला ही है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का 10x हो गया, और सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स हो गया प्लस सी। कोई ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि सेक एक्स या सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos एक्स लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो बस यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे तरह कॉस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, बस सेम कंसेप्ट है। दोनों को यहाँ पे हम क्या किए, अप्लाई कर दिए हैं, साइन ऊपर चला गया और कॉस नीचे आ गया, ये यहाँ तो आपको पता है। अब साइन बाय कॉस का क्या होता है 10 होता है, यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। अब 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए तो क्या गया 10x माइनस 1 प्लस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है 20 में क्या बोलता है कि देखिए यहाँ पे ये जिस तरह हम रूट एक्स को अलग अलग 3 जगह बांटते थे, यहाँ यहाँ दिया हुआ था 3 जगह बांटते, इसी तरह यहाँ पे बांटेंगे। इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ कॉस को अलग अलग कर दिए, जब अलग अलग कर दिए तो क्या हो गया, 2 मेरा कॉन्स्टेंट बाहर है, तो इंटीग्रेशन 2 यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 है, कॉस का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना, और साइन बाय कॉस का एक 10 हो गया, सेक ये देखिए यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 है ना कॉस, तो 1/cos एक्स डी एक्स, तो 3 इंटीग्रेशन साइन का कितना हो गया 10x, इसका ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक हम तो बताए थे सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट 10x होता है, इसका भी सेक एक्स होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आप इसका इंटीग्रेट कीजिए, मतलब इसने सॉरी इसका आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा मेरा सही है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि x को 1/2 लिख सकते हैं, और इसका √1/√x को हम -1 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर दिए, वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एन एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 बाय क्या हो गया n+1, वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ये यहाँ सॉल्व कर देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सी का है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है कि बोला इफ d/dx fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x4। अब इसमें से हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको यहाँ 20% दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या किए कि fx मेरा क्या था, ये दिया हुआ था। अब fx दिया था, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f जो है कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, x³ dx, 3 मेरा कांस्टेंट बाहर कर दिए, x को का पावर 4 को हम ऊपर कर दिए, माइनस में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट किए, जब अलग अलग इंटीग्रेट किए तो क्या गया, 4 कॉन्स्टेंट था, x का पावर 4/4, और यहाँ पे आ गया x का पावर -3/3, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप यही यही जगह नहीं दीजिए इसको, ठीक है। ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए,
4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब ये मेरा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बोला है, अब बोला है कि अगर आप उसको फाइंड कर चुके हैं x को, तो जहाँ x की जगह हम क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। यहाँ पे देखिए, अब जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या पुट हो जाएगा, 2 पुट करेंगे, तो x जगह हम 2 डाल दिए। अब जहाँ जहाँ x है यहाँ भी तो डाल दिए 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब क्या आ गया कि इसका जब हम सॉल्व किए तो यहाँ 16 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या किए कि 16 + 1/8 इक्वल कितना आ गया, -c। तो जब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 129/8 इक्वल के -c। तो c इक्वल कितना निकल जाएगा, 129 -129/8। यही चीज़ क्या करना है कि यहाँ पे c का वैल्यू नहीं था, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे c का वैल्यू नहीं था, ठीक है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे निकालना था कि यहाँ c का वैल्यू में निकल गया है, और ये क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो मेरे ये आंसर आएगा। अब ये हमको चेक करने का कौन सा ऑप्शन में, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर मेरा ए में। तो कल के हम इस वीडियो में 7.2 वही है 7.2 का एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।